नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे आलोक इंडस्ट्रीज का क्वार्टर फोर के रिजल्ट का। और आलोक इंडस्ट्रीज ने अभी अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। और इस रिजल्ट में आलोक इंडस्ट्रीज ने जो है वो लगभग 45 करोड़ का जो है 75 करोड़ का जो है वो इन्होंने अपना लॉस दिखाया है। तो ये देखिए आलोक इंडस्ट्री ने जो भी रिजल्ट दिया है, और इससे हम लोग रिटेल निवेशक काफ़ी निराश हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों को उम्मीद ये थी कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो इस बार प्रॉफिट में जा सकती है, क्योंकि इनका जो है रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आएगा और उसके बाद इनका जो है वो प्रॉफिट भी इससे अच्छा हो सकता है। तो पहले हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने लॉस दिखाया है, और उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे कि अभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें क्या कर सकते हैं और आगे और क्या हो सकता है, या इसके अंदर क्या रणनीति हो सकती है। क्योंकि ये जो लॉस जो डिक्लेयर हुआ है ये वाकई हर कोई को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉस कैसे इन्होंने दिखाया है। तो ये देखिए, ये इन्होंने आज ये लेटर दिया है। अब इसमें कुछ वैसा ज़्यादा देखने को है नहीं, हम सीधे फिगर पे ही आते हैं और फिगर में ही मैं इसके अंदर जो है थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फिगर है वो करोड़ में है। तो जो इनको जो रेवेन्यू आया है वो रेवेन्यू आया है 1446 करोड़ 41 लाख का इन्होंने जो है वो सेल किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये पिछले बार जो था ये 1164 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार 1446 करोड़ का रेवेन्यू है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस बार इनका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जो है वो हो सकता है 1200 से 1600 करोड़ के बीच में मैंने रखा था इसका, कि 1200-1400 ऐसे आएगा। तो उस हिसाब से रेवेन्यू इनका बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पे तो प्रेडिक्शन सही हुआ है। अदर इनकम में देखूं तो 8 करोड़ के आसपास का इनका अदर इनकम भी आया है। तो दोनों को अगर मिला दें तो 1450 करोड़ का, यानी 1455 करोड़ का जो है इनको इनकम आया है। अब आइए एक्सपेंस की बात करते हैं। तो एक्सपेंस पिछले बार जहां इनका 712 करोड़ था वो इस बार बढ़ करके 1066 करोड़ आ गया है। तो ये तो बात समझ में आती है कि अगर इनका जो है वो सामान ज़्यादा बिका है, इन्होंने सामान ज़्यादा बनाया है, तो ऑब्वियस है कि इसमें रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा खर्च हुए होंगे। तो उस हिसाब से ये जो है ये तो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन इन्होंने जहां पिछले क्वार्टर में दिखाया था 26 करोड़ का चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें इन्होंने इस बार का जो है वो लॉस दिखाया 194 करोड़ का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है, और ये जो है ये इनको लॉस में लाने का बहुत बड़ा कारण है। ये इतना बड़ा लॉस कैसे इन्होंने दिखाया है ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और जो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ये भी जस्टिफाइड है इनका 93 करोड़ का। 115 करोड़ का इन्होंने फिनांस कॉस्ट दिखाया है जो इनका एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इन्होंने 46 करोड़ का दिखाया है, और पावर एंड फ्यूल पे इन्होंने 174 करोड़ का दिखाया है। तो ये 174 करोड़ भी कुछ हद तक बात समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने जो है सो वो ज़्यादा माल बनाया है। तो ज़्यादा जब गुड्स बनेंगे तो उसमें पावर और फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा, वहां तक तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार फिर इन्होंने इम्पेयरमेंट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडवांस लोन्स एंड अदर रिसीवेबल्स, यानी कि कुछ चीजों के लिए जो इन्होंने एडवांस में जो लोन वगैरह दिया था उसको इन्होंने डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया है। और उसमें इन्होंने दिखाया है कि मेरा 138.90 मतलब 139 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि मेरा इसके अंदर जो है वो खर्चा हुआ है। तो ये जो है 148 करोड़ का ये जो खर्चा हुआ है। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसमें आप आइए, टोटल एक्सपेंस इनका हो गया है 1572 करोड़ का, 1573 करोड़ का। तो आप अगर ये 1455 में से 1573 को अगर माइनस करेंगे तो ये लॉस में आ जाते हैं, 118 करोड़ के नुकसान में आ जाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स, ये भी इसमें टैक्स में भी इन्होंने 41 करोड़ दिखाया है, 41 करोड़ 80 लाख। तो इन सबको अगर आप देखेंगे, इसको भी अगर माइनस करेंगे आप, तो आप देखेंगे इनको जो नेट लॉस है वो लॉस है 76 करोड़ 38 लाख का। और रियम्बर्समेंट वगैरह में जो इन्होंने अमाउंट दिखाया है 74 लाख का, उसको भी माइनस किया है। तो 75 करोड़ जो है 64 लाख का इन्होंने लॉस दिखाया है।
तो इनका जो मेन जो यहाँ पे जो पॉइंटर है जो हमें देखने को मिल रहा है, वो पॉइंटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो इन्होंने यहाँ पे इम्पेयरमेंट का दिखाया है 139 करोड़ का। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे लॉस दिखाया है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में ज्यादा लॉस हो रहा है, जबकि हम लोगों ने ये सोचा था कि इस क्वार्टर में इनको कम से कम जो है 200-250 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं है। और उसके कारण जो है आप देखिए कि जो ईपीएस है, ईपीएस जो इनका पिछले बार 6 पैसा का था माइनस में, वो माइनस 15 पैसे का हो गया है। तो एक तरीके से देखिए तो कंपनी का जो हेल्थ है, वो हेल्थ जो है सो वो डाउन ही हुआ है। और ये रिजल्ट कहीं भी किसी भी एंगल से समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी एक बार प्रॉफिट दिखाती है, एक बार लॉस दिखाती है, और लॉस दिखाने के लिए कोई इसका जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक्सपेंस इसमें नहीं दिखाया जा रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह दिखाया जा रहा है, डाउटफुल एडवांस वगैरह दिखाया जा रहा है, और ये सब दिखा करके जो है ये इसमें हमें लॉस दिखाया जा रहा है। तो इस रिजल्ट के बाद ऑब्वियस है कि काफी जो निवेशक हैं वो तो बहुत ही निराश हैं, क्योंकि इस बार काफी लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था कि प्रॉफिट आएगा तो ये जो शेयर जो अभी 22-24 रुपए पे चल रहा है, एक कम से कम जो है ये 30 प्लस जो है ये जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रिलायंस इसका सारे कंपनी के शेयर जो है वो या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, मगर इसका जो रिलायंस का जो इसका आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, ये शेयर जो है वो लगता है किसी ने इसको होल्ड करके रखा है कि भाई तुमको जो है 21-22 से ज्यादा नहीं जाना है, उसके ऊपर भागना ही नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो लग रही हैं। तो इसमें जो मुझे लग रहा है कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मुझे इसकी संभावना लग रही है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेकर के, इसलिए मैं ये कोई ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर कारोबार हो रहा है और जैसा चल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे इसमें सस्पिशियस गेम लग रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी इन्होंने ओसीपीएस के बारे में जो है वो एक्सचेंज को एक लेटर लिखा था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि पहले प्रमोटर ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज थी और जेएमआरसी, इन दोनों के पास 75% स्टेक था और 25% पब्लिक के पास स्टेक था। लेकिन ओसीपीएस का 250 करोड़ का जो है इक्विटी, वो जब इसके अंदर हमें ये लग रहा था कि जब 250 करोड़ का आएगा, तो चूंकि इनके पास ऑलरेडी 75% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास, तो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 75% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकते। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा जो इनके पास इक्विटी हो जाएगा 75% के अलावा, उसको ये मार्केट में शेयर करेंगे और मतलब सेल करेंगे, और सेल करने से पहले प्राइस जो है उसके अंदर एक अपवर्ड साइड देखने को मिलेगा, एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, उससे इन्वेस्टर को फायदा हो सकता है। मगर इन्होंने जो एक्सचेंज में जो लेटर दिया ओसीपीएस के एडजस्टमेंट को लेकर के, वो अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला लेटर है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि जीएमआरसी जो है वो प्रमोटर ग्रुप से निकल करके वो जो है एक ट्रस्टी के रूप में आ जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, और सिर्फ मुकेश अंबानी मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही सिर्फ प्रमोटर रहेगी। मगर रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि जेएमआरसी को जो है वो प्रमोटर ग्रुप से हटा दिया, वो खुद प्रमोटर हो गए अकेले, और उन्होंने 250 करोड़ जो है वो अपने पहले जो उनके पास 198 करोड़ 65 लाख 33,333 शेयर था, उसमें इन्होंने 250 करोड़ और ऐड कर लिया, तो इनका टोटल इक्विटी जो है वो बन गया 448 करोड़ 65 लाख 33,333। और चूंकि 250 करोड़ शेयर और ऐड हो गया, तो पहले जो टोटल एलोकेटेड का शेयर था 496 करोड़ 52 लाख 40,401, वो शेयर अब बढ़ के हो गया 746 करोड़ 52 लाख 40,401। तो अब उस हिसाब से जब इसका इक्विटी बढ़ गया, तो इक्विटी जब बढ़ गया तो आप और ये आलोक रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले जब प्रमोटर हो गई, तो उस हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज के पास या सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास यानी कि प्रमोटर के पास सिर्फ 60% का होल्डिंग अभी है, आप देख रहे हैं। और जेएमआरसी का जो होल्डिंग है वो अभी 23% का हो गया, और वो अब प्रमोटर ग्रुप से हट करके वो ट्रस्टी की कैटेगरी में आ गया, और पब्लिक के पास सिर्फ 16% 16.5% का होल्डिंग जो है सो बचा है। तो अब मुझे जो ऐसा लग रहा है, जो मैं जस्ट एक जो आशंका है मैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि आप लोगों को पता है कि मुकेश अंबानी ने यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एनसीएलटी में जो है उन्होंने ये कंपनी के डिलिस्टिंग के लिए जो है इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया था, उनको अलाउ नहीं किया गया था डिलिस्टिंग का। और
उनको ये बोला गया था कि अगले 5 साल तक जो है आप तो डिलिस्टिंग नहीं करा सकते। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस कंपनी को डिलिस्टिंग कराने का प्लान जो है वो बैकएंड में चल रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो जेएमआरसी को प्रमोटर से हटा दिया गया और प्रमोटर ग्रुप से हटा के ट्रस्टी के ग्रुप में जो है सो लाया गया है, ताकि प्रमोटर के पास अभी 60% का स्टेक है, तो प्रमोटर अभी और 15% का स्टेक जो है वह भी और ले सके। तो अब जो जेएमआरसी है, जेएमआरसी तो अपना स्टेक बेचेगा नहीं, क्योंकि कोई भी ये जो है आपको पता है कि ये रिलायंस का ही जो है एक एसोसिएट्स है, तो ये तो अपना 23% बेचेगा नहीं। तो अब अगर इनको 75% होल्डिंग करना होगा तो ये किसका होल्डिंग लेंगे, खरीदेंगे ये? तो ये होल्डिंग खरीदेंगे पब्लिक से, और पब्लिक जो है वो पैनिक हो जाएगी, परेशान हो जाएगी इस रिजल्ट को देख करके कि यार अब तो कल से इसके अंदर फिर से हो सकता है कि लोअर सर्किट लग जाए, या अब मेरा शेयर जो है वो ऊपर नहीं भाग रहा है, कब तक हम इस तरीके से जो है सो 20 रुपया और 19 रुपया पे जो है सो इसको होल्ड करके रखेंगे। और लोगों ने, आपको पता है कि इसके अंदर काफी ऊंचे लेवल पे लोगों ने बाइंग की हुई है, किसी का 26 का एवरेज है, किसी का 35 का एवरेज है, किसी का 45 का एवरेज है। तो अब लोग परेशान हो जाएंगे, और उस जो है सो पैनिक के माहौल में ये लोग भी ओबियस है कि शेयर सेल करना चाहेंगे। तो ये जो शेयर सेल करेंगे, तो और ये जो अभी 15% और इक्विटी बढ़ाएंगे, तो इनके पास, प्रमोटर के पास जब 75% होगा, किसका होगा? ये पब्लिक का होगा, 16% वाले का। तो पब्लिक के पास मात्र 1-1.5% का होल्डिंग बच जाएगा। समझिएगा इस चीज को। जिस तरीके से ओसीपीएस का एडजस्टमेंट जो है किया गया है इसके अंदर, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि प्रमोटर 60% से जब 75% करेगा, तो जेएमआरसी तो अपना बेचेगा नहीं 23% में से। तो जब भी जो है सो प्रमोटर शेयर खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे? वो पब्लिक का ही खरीदेंगे, और पब्लिक बेच करके भागेगी, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी परेशान हो रही है, पैनिक हो रही है कि भाई ये शेयर जो है सो भाग नहीं रहा है। तो जब पब्लिक से जब 15% माइनस हो जाएगा और ये चला जाएगा प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर का हो गया 75%, पब्लिक के पास बच गया 1.5%। तो प्रमोटर का 75% और 23% अगर आप देखिए जेएमआरसी का, तो ये दोनों मिलाएंगे आप तो लगभग 98% जो है सो शेयर हो जाएगा किसके पास? रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके एसोसिएट्स के पास, और मात्र 1-1.5% शेयर बच जाएगा पब्लिक के पास। तो जब पब्लिक के पास 1-1.5% शेयर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको पता है कि पब्लिक के पास जो शेयर होता है वही फ्री फ्लोट शेयर जनरली होता है, मार्केट में हमेशा यही लोग जो है सो सेल करने के लिए लगाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब बेचने वाले, यानी पब्लिक ही बेचेगी, बेचने वाले जब कम हो जाएंगे, बाद में 1-1.5% हो जाएंगे, तो इस शेयर का प्राइस जो है वो हो सकता है कि, जैसे आप लोगों ने देखा है रुचि सोया में क्या हुआ था, रुचि सोया में जो है पतंजलि के पास वो 98-99% स्टेक था, बाकी पब्लिक के पास कम स्टेक था, तो प्राइस जो है वो शूट अप हुआ था। उसी तरह से आप ऑर्चिड फार्मा में आप देखेंगे तो 99% शेयर जो था प्रमोटर्स के पास था और जो है उनके एसोसिएट्स के पास था, और मात्र 1% शेयर जो था वो पब्लिक के पास था। तो उसके अंदर भी आपने देखा कि जैक लग गया था और वो शेयर प्राइस काफी भाग रहा था। तो अगर किसी को जो है, अगर शेयर प्राइस जो है वो, अगर शेयर का प्राइस भागेगा और उनको अच्छा दाम मिलेगा, तो वो भी सोचेंगे कि इसके अंदर प्रॉफिट कमाए, तो फिर वापस उनका शेयर भी जो है सो प्रमोटर के पास जाएगा। और जब प्रमोटर के पास जब लगभग शेयर ज्यादा चला जाएगा, तो प्रमोटर्स को इस कंपनी को डिलिस्ट कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जो मुझे लग रहा है इनको देख करके। मैं ये ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, मगर मुझे इसकी संभावना लग रही है, जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस, जिस तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ रहा है, और जिस तरीके से जो है वो प्रमोटर अपनी अपने होल्डिंग को जिस तरीके से ये एडजस्ट कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि एक, जब इसका प्राइस जब ज्यादा भागेगा और सिर्फ 1-1.5% लोग रह जाएंगे, तो वो भी जो है प्रॉफिट कमाना चाहेंगे और अपना शेयर प्रमोटर्स को या मार्केट में बेचेंगे, और वो भी प्रमोटर के पास चला जाएगा। तो पूरा शेयर चला जाएगा प्रमोटर्स के पास, फिर इनको डिलिस्टिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पब्लिक के पास ही मात्र 1-1.5% है और 98% जब प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर फिर जब इसको डिलिस्ट कराना चाहेंगे 5 साल से पहले भी, 5 साल से पहले तो नहीं करा सकते, 5 साल होने के बाद जब डिलिस्टिंग कराएंगे तो पता चलेगा कि 98% शेयर तो ऑलरेडी प्रमोटर के पास है, तो 1.5% शेयर वालों के क्या वैल्यू है। तो एनी हाउ मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं, और दूसरी चीज है कि अगर अगर प्राइस को रोक के रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रमोटर से
शेयर होल्डर से यानी रिटेल इन्वेस्टर से जब ये शेयर खरीदेंगे तो बाकी 15% भी अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे तो इनको काफी कम रेट पे जो है वो शेयर मिल जाएगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट में आलोक इंडस्ट्रीज के रेट को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, प्रमोटर्स को काफी सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाएगा मार्केट से और पूरा का पूरा शेयर जो है वो प्रमोटर के पास जाएगा। और 5 साल के बाद प्रमोटर जो है वो जब इसको 5 साल क्या, डेढ़ महीना तो 1.5 साल तो हो गया, बाकी 3-3.5 साल में फिर से दोबारा ये कर सकते हैं डेलिस्टिंग के लिए। इस बार एनसीएलटी भी इनको रोके, मतलब जो भी रिलेटेड अथॉरिटी है वो इनको रोकेगी नहीं, क्योंकि इनको बोला गया था कि 5 साल के बाद आप फिर से एक बार अप्लाई कर सकते हैं डिलिस्टिंग के लिए। तो अगर डिलिस्टिंग के लिए फिर से अप्लाई करेंगे तो एक तो इनके पास 98-99% शेयर हो गया, मार्केट में शेयर है नहीं, तो फिर इनको रोकने वाला कोई है नहीं, और इस तरीके से ये जो शेयर, ये कंपनी जो है ये डिलिस्ट करा सकते हैं या कंपनी डिलिस्ट हो सकती है। तो मुझे ये जो प्राइस जिस तरीके से इसका चल रहा है उसको देख के और जिस तरीके से रिजल्ट जो है वो आ रहा है उसको देखते हुए, और जिस तरीके से जेएमआरसी को प्रमोटर से हटा करके जो है वो ट्रस्ट के रूप में डाल दिया गया है, और प्रमोटर ने अपने लिए और 15% का जो है ऑप्शन खुला रखा है कि वो ले सकते हैं, और पब्लिक, और वो जब भी लेंगे तो पब्लिक से ही लेंगे, तो पब्लिक के पास शेयर कम बचेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके का गेम प्लान हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है इसके अंदर बहुत सोच समझ करके जो है वो आगे करेंगे कि क्या करना है। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि शेयर प्राइस नीचे जाए थोड़ा सा, और ओबियस है कि जा सकता है क्योंकि रिजल्ट इसका सही नहीं आया है, मगर आप लोग पैनिक होकर के अपना शेयर जल्दी मत बेचिएगा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो पैसे की, क्योंकि हो सकता है कि प्रमोटर जब शेयर बाई करे तो प्राइस जो है वो ऊपर जाए, या हो सकता है कि Q1 का रिजल्ट इनका थोड़ा इससे ये अच्छा है, ये भी उम्मीद है। तो आप लोग जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो सोच करके चल रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, ना तो प्रॉफिट दिखाई जा रही है, ना तो प्रमोटर्स जो है वो मार्केट में अपने शेयर को, एक्स्ट्रा शेयर को बेच रहे हैं। ओसीपीएस के बाद सारा का सारा शेयर जो है वो प्रमोटर अपने पास रखना चाह रहे हैं, सारा का सारा कंज्यूम करना चाह रहे हैं। तो मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपको इसके अंदर और क्या करना है ये आप अपने किसी जो है सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेंगे। और जस्ट मैंने एक अपनी जानकारी साझा की है आप लोगों के साथ। मैं भी बहुत निराश हूं इस रिजल्ट को देख करके, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अब शेयर प्राइस ऊपर भागना चाहिए, काम काज बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का, लेकिन ऐसा जो है रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये मैंने आपको बताया। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग मुझे भी गाली दें कि भाई आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो भाई मैंने भी बहुत अच्छा सोचा था, काफी लोगों ने बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन ओसीपीएस में इस तरीके का होगा कि प्रमोटर में से ही किसी एक को उठा के नीचे लाया जाएगा, ये तो कोई नहीं जान सकता कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। और प्रमोटर जो हैं वो अपनी होल्डिंग को, ओसीपीएस को एडजस्ट करेंगे अपने उसमें, ये भी किसी को नहीं पता था। हम लोग तो सोच रहे थे ओपन मार्केट में जाएगा, तो अंदर की बातें तो किसी को पता होती नहीं है। लेकिन जो देख अभी भी जो मैंने आपसे बताया कि कंपनी को हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड रिलायंस इंडस्ट्री के चल रहा होगा कि हम जो है सो कंपनी को डिलीट करा दें, क्योंकि अब मार्केट में तो पब्लिक के पास 16% ही बचा, 15% हम और खरीद सकते हैं, तो पब्लिक के पास बचेगा कहाँ। तो फिर डिलिस्टिंग कराने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद से फिर हो सकता है आलोक इंडस्ट्री में एक नया गेम हो, फिर से इसका आईपीओ निकले। आईपीओ हो सकता है कि 100 रुपया, 125 रुपया के प्रीमियम पे फिर वही वापस वो शेयर जो है सो पब्लिक के पास से नया ऑफर निकालें कंपनी डिलिस्ट होने के बाद। तो ये संभावना जस्ट मैं बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। और बाकी इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।